हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9th कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस YouTube चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम करेंगे इसके सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय एक अंकीय वस्तुनिष्ठ, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, वो प्रश्न हम इसमें कंप्लीट करेंगे। पहला है, पृथ्वी को कितनी मुख्य प्लेटों में बांटा गया है। तो ये जब आपको छोटे क्वेश्चन करवाए गए थे या दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न करवाए गए थे तो उसमें आपको बताया गया था कि जो पृथ्वी से तरंगें उठती हैं वो तरंगें जो पृथ्वी की ऊपर की सतह है, ठीक है, वो उस सतह को कई भागों में बांट देती है। तो ये कितने भाग हैं? मुख्य 7 भाग हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः 7 भाग हैं। उसके बाद पृथ्वी की प्लेटों की हलचलों का क्या परिणाम होता है। अब जो पृथ्वी मान लो अलग अलग प्लेटों में बढ़ जाती है, तो वो प्लेटें क्योंकि वो एक दूसरे के नज़दीक भी आएंगी, एक दूसरे से दूर भी जाएंगी, अलग अलग प्रकार की वो होंगी, तो हलचलों से क्या होगा? वलन, घर्षण तथा ज्वालामुखी। वलन का मतलब क्या होता है? जब वो एक दूसरे के पास आती हैं, जब आपको बताया था ये एक दूसरे के पास आ गई, ठीक है। तो जब एक दूसरे के पास आएंगी तो कोई एक नीचे जाएगी, एक ऊपर जाएगी, तो वो उसको निचले वाली उसको ऊपर उठा देगी, तो जिससे हिमालय वगैरह बनते हैं। घर्षण, जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, ये उधर जा रही है, ये उधर जा रही है, तो जब ये दूर जाएंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक तरीके से यहाँ पे गैप पैदा हो जाएगा, यहाँ पर घाटी बन जाएगी, घर्षण। और ज्वालामुखी, जब ये दूर जाएंगी तो इस खाली जगह को भरने के लिए नीचे से ज्वालामुखी की क्रियाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर ज्वालामुखी फट सकता है। तीसरा, हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति किस सागर से हुई? तो ये आपको बताया था टेथिस सागर से, ये बड़े क्वेश्चन में भी था हमारे। चौथा, भारत के स्थायी तथा अस्थायी भूखंडों का एक एक उदाहरण दें। स्थायी जो भूखंड है हमारा वो है प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि ये आग्नेय और कायांतरित जो शैल हैं, चट्टानें हैं, उनसे बना है और ये पुराना है। इसमें जो हलचलें हैं वो बहुत कम हैं, नदियां भी इसको कम काटती हैं क्योंकि जो चट्टान है वो सख्त है। लेकिन उत्तरी मैदान क्या है? अस्थायी भूखंड है, यानी कि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो जिसमें कम परिवर्तन होते हैं वो क्या है? स्थायी भूखंड। और जिसमें ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना होती है वो क्या है? अस्थायी भूखंड। तो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदानों में हर साल बाढ़ आती रहती है, नए मैदान बनते रहते हैं, ठीक है। कई बार जो नदियों की जो दिशा है वो भी बदल जाती है। तो इस प्रकार से ये अस्थायी भूखंड है। पांचवा, पामीर ग्रंथि कहाँ स्थित है? पामीर ग्रंथि भारत के उत्तर में मध्य एशिया में स्थित है। ये ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे कई जो श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो यहाँ पर मिलती हैं। तो जैसे कि कराकोरम और ये, तो इसको ग्रंथि बोलते हैं। ये गांठ की तरह है पामीर ग्रंथि। तो भारत के उत्तर में मध्य एशिया में ये स्थित है। छठा, कराकोरम के दक्षिण में स्थित 2 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं। अब कराकोरम के जो हमने उत्तर से दक्षिण, उत्तर से ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो इसमें हमने हिमालय की ऐसे वो देखी थी समानांतर। तो कराकोरम के दक्षिण में 2 समानांतर पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? एक लद्दाख और एक जास्कर। सातवां, हिमालय की किन्हीं 4 चोटियों के ऊंची चोटियों के नाम। तो ऐसे तो हिमालय की बहुत सी चोटियां हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है? जो ऊंची हैं। तो सबसे ऊंची तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, नंदा देवी तथा धौलगिरी। 8वां, भारत का कौन सा भौतिक भाग सबसे अधिक उपजाऊ है और क्यों? तो सबसे अधिक उपजाऊ, और इसको भारत का उसका अनाज का कटोरा भी कहा जाता है। तो भारत के उत्तरी मैदान सबसे अधिक उपजाऊ हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ की जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ है और सिंचाई की अच्छी सुविधा है। तो ज़्यादातर जो अनाज
होता है भारत के उत्तरी मैदानों से ही उत्पन्न होता है। 9वां प्रश्न, उत्तरी मैदानों को कौन कौन से नदी तंत्रों में बांटा जा सकता है? तो पश्चिम में जो ये हमारा इसका पंजाब वाला जो एरिया है उसको सिंधु नदी तंत्र में बांटते हैं। उसके बाद जो हमारा उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो एरिया है उसको हम पश्चिम से सिंधु नदी तंत्र और पूर्व में जो गंगा। तो पश्चिम में तो ये सारा जो हमारा पंजाब वाला एरिया है ये सारा सिंधु और उसकी सहायक नदियों का तंत्र है, और पूर्व में गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो मेनली दो हैं, पीछे हमने आपको 3 करवाया था, एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 10वां, सिंधु नदी की 4 सहायक नदियों के नाम? तो झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, ये हैं सिंधु नदी की 4 सहायक नदियां। 11वां प्रश्न, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इधर से जैसे मान लो बांग्लादेश ये है, इधर भारत है, तो जब गंगा नदी यहाँ से जाती है उधर से ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आती है बांग्लादेश में, तो जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं उसको कहते हैं मेघना। 12वां, तराई प्रदेश कहाँ स्थित है? इसकी 2 विशेषताएं। तो तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में स्थित है। आपको बताया था भाबर क्या है कि जब नदियाँ पहाड़ों से आती हैं और मैदानों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ वो लाए हुए कंकड़, रेत, बजरी, जो बड़े पत्थर हैं उनको वहाँ पर छोड़ देती हैं। तो उससे वहाँ पर क्या होता है, उस जो छोटी नदियाँ होती हैं वो उन जो पत्थरों की, रेत की जो परत है उसके नीचे चली जाती हैं, यानी कि धरातल के नीचे चली जाती हैं, और जहाँ पर वो जाकर निकलती हैं उसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। तो जहाँ पर वो निकलेंगी तो वहाँ क्या बन जाएगी? दलदल बन जाएगी। तो यह प्रदेश दलदली है। दूसरा, यह वनों से ढका है। तो तराई भाबर के दक्षिण में स्थित है। 13वां, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। 14वां, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला? हिमालय विश्व की सबसे ऊंची और नवीन पर्वत श्रृंखला है। 15वां, विश्व की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार की मृदा कैसी है? काली, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वो आग्नेय और कायांतरित शैलों से ये बनी हुई है। तो उसके बाद में उसका हवा और पानी के द्वारा जब उसकी कटाव हुआ उस मिट्टी का, तो धीरे धीरे वो काली मिट्टी में बदलने लगी। 17वां, दक्कन ट्रैप। अब ये ट्रैप ऐसे डलता है, ट्रैप, ठीक है, के नाम से जाना जाता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का आपको जो उत्तर का हिस्सा करवाया था वो कौन सा था? मध्य उच्चभूमि, और जो उससे सतपुड़ा से जो दक्षिण का हिस्सा था वो क्या था? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप पर, ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कभी कभी इसमें से लावा फूटता है। 19वां, देश के अन्न भंडार, आपको बताया था उत्तरी मैदान, तो ये अन्न भंडार कहे जाते हैं। 20वां, पश्चिमी तटीय मैदानों को कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? तो ये उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण, ये जो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में है, ठीक है। उसके बाद बीच वाले को क्या कहते हैं? कन्नड़, और केरल के पास वाले को क्या कहते हैं? दक्षिणी भाग को मालाबार। 21वां, पूर्वी तटीय मैदानों के उत्तरी तथा दक्षिण भागों को किस किस नाम से? अब ये तो हमने पिछला जो क्वेश्चन था वो हमारा पश्चिमी घाट का था, अब ये हमारा कौन सा है? पूर्वी तट का। तो पूर्वी तट में उसको एक तो कहते हैं, उत्तर वाले को तो कहते हैं उत्तरी सरकार, और दक्षिण वाले तट को क्या कहते हैं हम? कोरोमंडल तट। 22वां है, भारत के 5 भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, यानी कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं बनावट के आधार पर? तो भौतिक बनावट विभाग कौन कौन से हैं? उत्तर के विशाल पर्वत जो हिमालय, उत्तर भारत के मैदान,
तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान और पांचवा द्वीप समूह। 23वां, पूर्वांचल बनाने वाली 5 प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं? तो ये जो पूर्वांचल है ये हमने पहले प्रश्न किया हुआ है छोटे उसमें आपके पाठ्य पुस्तक प्रश्नों में, कि जो म्यांमार के साथ जो पहाड़ियां सीमा बनाती हैं उनको पूर्वांचल पहाड़ियां कहते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? 5 प्रमुख पहाड़ियां, गारो, खासी, जंतिया, ये मेघालय में हैं, और नागा नागालैंड, और मिजोरम सॉरी। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलकर उसमें गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो उससे पहले वो अपने साथ जो मिट्टी लाई हुई होती है उसको वहां पर बिछा देती हैं, तो वहां पर डेल्टा जैसी एक शेप बन जाती है। डेल्टा की शेप कैसी होती है? डेल्टा की शेप ऐसी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार वो यहाँ से मान लो नदियाँ आ रही हैं, तो इस प्रकार से वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को वहाँ पर छोड़ देती हैं, उससे एक इस प्रकार की शेप की वो पृष्ठभूमि बनती है जिसको हम कहते हैं डेल्टा। भारत का कौन सा भौतिक भाग प्राचीनतम है? यह कौन सी चट्टानों से बना है? तो कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। यह कठोर आग्नेय तथा रूपांतरित या कायांतरित शैलों से बना है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह है सुंदरबन डेल्टा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद संसार की छत किस भूभाग को कहा जाता है? तो संसार की छत पामीर ग्रंथि को कहा जाता है, ये आपको मैंने बताया था। छत क्योंकि इसकी ऊंचाई काफी है। सर्वोच्च हिमालय अथवा हिमाद्री किसे कहते हैं? तो हिमालय की सबसे ऊपरी तथा सबसे ऊंची श्रेणी को सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। 29वां, शिवालिक किसे कहते हैं? तो हिमालय की दक्षिणतम। आपको जब डिस्कशन के दौरान बताया था कि हिमालय जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम देखें तो कई समानांतर उसमें श्रृंखलाओं में बटा हुआ है इस प्रकार से। तो ये जो सबसे उत्तर की मान लेते हैं हम, ये सबसे ऊंची है, और ये जो सबसे दक्षिण की है ये सबसे नीची है, और ये अवसादी चट्टानों से बनी है, यानी कि जो नदियों के द्वारा बहाया गया जो मिट्टी, गाद, कंकर, उनसे मिलकर ये बनी है। तो ये इतनी सख्त चट्टानें या पहाड़ नहीं है। तो इसको हम कहते हैं सबसे दक्षिण या बाह्य हिमालय को क्या कहते हैं? शिवालिक। दर्रा, दर्रा क्या होता है? पहाड़ी मार्ग को दर्रा कहते हैं। तो जब पहाड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं? दर्रा। पहले यही दर्रे यातायात और व्यापार को सुगम बनाते थे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से आदमी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता था। तो ये प्राकृतिक होते थे। आजकल तो फिर भी चट्टानों को काटकर रास्ते बना लिए जाते हैं। ये दर्रे प्राकृतिक होते थे, तो इसी के द्वारा लोग एक दूसरे से संपर्क करते थे, व्यापार करते थे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में सिंधु तथा सतलुज नदियों के उद्गम के निकट है। तो तिब्बत से ये निकलती हैं ब्रह्मपुत्र। पूर्वी हिमालय के 2 दर्रों के नाम बताओ। तो प्रमुख दर्रे हैं नाथुला और बोमडिला। ये पूर्वी हिमालय के दर्रे हैं। दर्रे क्या है? पहाड़ी मार्ग। उसके बाद 33वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जलोढ़ मैदान से क्या अभिप्राय है? तो जलोढ़ मैदान से अभिप्राय उस मैदान से है जो नदियों द्वारा बहाई लाई गई मिट्टी से बनता है। यह मिट्टी बहुत बारीक पंख जैसे बहुत बारीक जो कण होते हैं उससे बनी होती है। इस मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं, इसलिए इस मिट्टी से बने मैदान को जलोढ़ मैदान कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। इनसे संबंधित जो PDF है वो आप उससे डाउनलोड, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।